हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। हाउ आर यू ऑल? चलिए आज आगे बढ़ते हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। बट बिफोर वी अराइव ऑन दैट क्वांटिटी, हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डिस्कस करना है विच आर रिलेटेड टू फोर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स। तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम एक बार वापस से लेते हैं. लेट्स डिस्कस दोज एग्जाम्पल्स in a little more detail so that we can finally arrive to the new physical quantity. Okay, so let's start. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट बॉल एंड कंपैरेटिवली वेरी लाइट वेट बॉल, दैट इज अ टेनिस बॉल. वही एग्जाम्पल हम दोबारा से ले रहे हैं एक बार. You have a cricket ball, you have a lightweight ball, that is the tennis ball. Both are moving in the same direction. That means direction of movement is fixed. They are moving in the same direction and they are moving with the same speed. इसका मतलब क्या है? That both the balls, the heavier one as well as the light one, are moving with uniform velocity. क्योंकि जब डायरेक्शन भी सेम होती है, जब स्पीड भी सेम होती है, विच इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी, जब ये दोनों चीजें सेम होती है तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना कहते हैं. तो ये दोनों एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया. राइट नाउ द पर्पस इज टू स्टॉप बोथ द बॉल्स, द हैवी बॉल एज वेल एज द लाइट बॉल. हमने ये दोनों मूविंग बॉल्स को रेस्ट पे लाना है, ये हमारा टारगेट था. तो रेस्ट पे लाने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स वो होगा जिसका डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन होगा वो इस तरह से रहेगा आपके रिटार्डिंग फोर्स का, विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. राइट, हमने डिस्कस करना है कि आपके पास जो ये दोनों बॉल्स हैं, इनको रोकने के लिए हमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों दोनों एक ही फोर्स से नहीं रोकी जा सकती थी? Why we needed that minimum amount of force which is needed to stop both the moving balls was different. Why was it different? Minimum force मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप क्रिकेट बॉल को which is a heavier one, उसको रोकने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतने फोर्स से टेनिस बॉल तो रुकी जाएगी, ठीक है ना. लेकिन हमने क्या करना है, हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए. मतलब कि टेनिस बॉल को रोकने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए. मैक्सिमाइज फोर्स तो आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम, कि इससे कम से नहीं रुकेगी. सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप बोथ दीज बॉल्स विच आर डिफरेंट इन मासेस. सो व्हाट वी कंक्लूडेड देयर, वी कंक्लूडेड कि आपके पास इन दोनों बॉल्स का जो क्योंकि ये दोनों बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स को रेस्ट पे लाना है. देखिए, शुरू में दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उनका स्टेट स्विच हो जाएगा. देखिए, अगर आपने किसी भी चलती हुई चीज को रोकना है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज टू बी टेकन इन द रिटार्डेशन फेज. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मतलब वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर वो एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको रोक दिया. रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और वो रिटार्डिंग फोर्स करेगा क्या? वो रिटार्डिंग फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्लो डाउन कर देगा, स्लो डाउन करेगा, और स्लो करते करते धीरे 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 आपकी ऑब्जेक्ट रुक जाएगी. दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर दिया तो एकदम से भी रुक सकती है आपकी ऑब्जेक्ट. तो अब हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट दैट व्हाई वाज द अमाउंट ऑफ डी एक्सेलरेशन which is going to exist was coming same. आपके पास इन केसेस में, ये दोनों केसेस में जो अमाउंट ऑफ फोर्स है which is needed to stop the tennis ball as well as the cricket ball, that is different. क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है. क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, साफ सी बात है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है. और टेनिस बॉल को रोकने के लिए कंपैरेटिवली कम फोर्स चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली उसका मास क्रिकेट बॉल्स के मास से कम है. लेकिन कोई ये भी सोच सकता है कि यार सेम फोर्स से भी रोके जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका एक चीज ज्यादा है तो इसकी आई मीन द रिडक्शन और the amount by which the mass of tennis ball is less than the mass of cricket ball, that reduction in the mass of
the balls can be compensated by acceleration also. I mean, अगर हम टेनिस बॉल के एक्सेलरेशन को ज्यादा कर दें और क्रिकेट बॉल के एक्सेलरेशन को कम कर दें तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू सेम की जा सकती है और हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से रोक सकते हैं. लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यूज है, जो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम आने वाली है. सी, इफ द बॉल्स आर ओरिजिनली मूविंग विद द सेम स्पीड से वो मूव कर रही हैं. अब जो रिटार्डेशन फेज है जिसमें कि आपने रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया है, उस रिटार्डिंग फोर्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे लाने का काम दिया गया है हमें. तो इसका मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज, ये जो वेलोसिटीज होती हैं दे कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मोशन में कोई इनिशियल कोई फाइनल नहीं होती, एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता है विच इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है एंड v इज इक्वल टू u प्लस at. ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन कम्स इनटू प्ले. इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना कोई इनिशियल है ना कोई फाइनल है, एक ही वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है. ए जो फैक्टर है इसमें वो 0 है अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता है. तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन होल्ड्स अ मीनिंग ओनली इफ देयर इज अ सर्टेन फोर्स इन द सिस्टम. फोर्स के आने से एक्सेलरेशन आएगी. एक्सेलरेशन आने का मतलब है वेलोसिटी में वेरिएशन होने वाला है और वही हमें करना है, क्योंकि अगर हमने मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन की स्टेट से रेस्ट की स्टेट तक लाना है, बिकॉज रेस्ट स्टेट पे उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा. वेलोसिटी में गिरावट लानी है, चेंज लानी है. तो वेलोसिटी में गिरावट लाना मतलब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करना. और वो कैसे हो सकती है? फोर्स लाकर, सिस्टम में फोर्स कहीं से लेकर आइए तो आपका सिस्टम एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट जैसे भी है वो करेगा. फाइन. तो आपके पास क्या है कि अब पहले आपका सिस्टम इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था विच वॉज v. नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिटार्ड द मोशन, जब आपके पास ऑब्जेक्ट का मोशन रिटार्ड करने वाला है तो रिटार्डेशन स्टेट में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टेज में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी v, ये जो आपकी वेलोसिटी थी विच वॉज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उस यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करते वक्त जो भी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो अब रिटार्डेशन फेज में इनिशियल वेलोसिटी की तरह सर्व करेगी. दैट विल एक्ट एज द इनिशियल वेलोसिटी नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग रिटार्डेशन. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? यही v, दिस v, राइट? This v, that will be serving as the initial velocity of this retardation phase. अच्छा, अभी इसकी एक फाइनल वेलोसिटी भी होगी. वो क्या रहेगी? 0. फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स टू रेस्ट. दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को आपको रेस्ट पे लाना है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी 0. अच्छा, फोर्स का एप्लीकेशन कितने समय के लिए करना है हमने? फोर्स का एप्लीकेशन हमने टाइम t तक करना है. किसी एक समय तक, अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स इंडिपेंडेंटली ऑन बोथ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग से फोर्स अप्लाई करना है, लेकिन फोर्स को अप्लाई करने के लिए जो समय है, आई मीन द टाइम फॉर विच द फोर्स विल बी अप्लाइड, दैट ड्यूरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? द ड्यूरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम. ड्यूरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम का मतलब ये है कि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक साथ रुक जाने चाहिए. बोथ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स शुड कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली टुगेदर एट द सेम टाइम. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, विच इज एन इक्वेशन विच एग्जिस्ट फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, तो इस मोशन में आपके पास u रिप्रेजेंट करता है एक इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है सिस्टम की? ये वाली v, मतलब कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट पहले यूनिफॉर्म गति से मूव कर रहा था, दैट विल नाउ सर्व एज द इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. और t इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और
टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए फोर्स अप्लाई किया गया है वो टाइम ड्यूरेशन सेम है। ये पैरामीटर्स दोनों बॉल्स के लिए सेम है, बी द हेवियर वन और द लाइट वन। तो इसका मतलब आपके पास जो ये ए है विच इज नथिंग बट विच इज रिप्रेजेंटिंग द रिटार्डेशन और द डी एक्सेलरेशन इन दिस केस, इस डी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम आएगा, क्योंकि v सेम है, u सेम है, t सेम है। तो अगर आप इस इक्वेशन से a निकालेंगे वो दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई है कि इस सिचुएशन में व्हेन यू आर हैविंग टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस और टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड यू वांट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट together at the same time, provided they were initially traveling with the same velocity. In that case, the amount of deceleration they will be undergoing is going to be same. ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि आपके पास एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, क्योंकि इस केस में डी एक्सेलरेशन होगी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ स्लोइंग डाउन इन द मोशन। तो आपके पास जो डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए सेम आने वाला है। यहां से हमें ये समझ में आता है कि जो ये वाली इक्वेशंस हैं, जो आपके पास फोर्स की इक्वेशंस हैं, फोर्स अप्लाइड टू द क्रिकेट बॉल एंड फोर्स अप्लाइड टू द टेनिस बॉल, ये वाली इक्वेशन में आपका जो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ डी एक्सेलरेशन है, ये वाला जो पैरामीटर है यहाँ पर ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में सेम जाने वाले हैं। ठीक है, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में सेम जाने वाली है। अब एक वैल्यू आपकी इन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट हो गई है विच इज ए, द एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पे। इसलिए हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से दोनों बॉल्स नहीं रोकी जा सकती। मास का कॉम्पनसेशन एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि जिसका मास कम है भाई किसी तरह से उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन और द डी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू विच द फोर्स विल गो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द मासेस। जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, राइट। इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन विल अप्लाई अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लाइक दिस वाज अ सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स वर इन मोशन एंड यू वर सपोज्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। There could be a similar situation where the objects are at rest and you want to put them to or you want to set them into motion. Okay जी, तो अभी जो हमारी सिचुएशन है सेम एग्जांपल है, थोड़ी सी डिफरेंट कर दिया हमने। क्या किया हुआ है कि वी हैव द सेम क्रिकेट बॉल एज वी हैड अर्लियर एंड वी हैव द सेम टेनिस बॉल। हमारे वही ऑब्जेक्ट्स हैं। वही ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है हमारे पास दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक का मास दूसरे से ज्यादा है, राइट। Now, the initial state of the object, I mean, when we have to apply the force, just before application of force, what is the state of the object? That state is rest right now. Because I have indicated here that velocity is equal to 0, velocity is equal to 0 here also, which shows that the initial state of the object is rest. ठीक है, अभी अगर हम फोर्स लेकर आ रहे हैं, हमारा टारगेट है ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट करना। We want to set both the objects into motion. तो यहां से आपके पास दो तरह के सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। विल सी व्हाट। चलिए, अब मैंने जो दो सिचुएशंस यहां से अराइज कर सकती हैं वो दोनों सिचुएशंस को यहां लिख दिया है ए और बी के फॉर्म में। हम सबसे पहले सिचुएशन ए डिस्कस करेंगे, फिर बी डिस्कस करेंगे। सिचुएशन ए कहता है दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मेड टू बी मूविंग विद सेम टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स इनिशियली रेस्ट पर हैं and you want to bring both the objects into motion, तो मोशन में जब आप ऑब्जेक्ट्स को लाते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बोथ ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन सेट इनटू मोशन आर गोइंग टू मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। एक तेज जा रहा है, एक धीरे जा रहा है, ये हो सकता है। अभी हमने दोनों को फोर्स अप्लाई कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चला गया, एक थोड़ा सा धीरे चल रहा है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स को हटाएंगे भी, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन फॉर विच द फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। जितने समय के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे केवल उतने ही समय के लिए आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब देयर विल बी सम चेंज इन द वेलोसिटी विच विल बी ब्रॉट। शुरू में 0 है वेलोसिटी, अब क्योंकि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूं वो मैं उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूं जिस डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहती हूं। दैट मीन्स दिस टाइम द फोर्स इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स। ये वेलोसिटी के इंक्रीमेंट में हेल्प करेगा।
वेलोसिटी के स्पीड के इंक्रीमेंट में हेल्प करने वाला फोर्स है। तो अब सपोज आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड अब अगर मैं फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रही हूं तो ऑब्जेक्ट मेरा मोशन पे आ जाएगा। कितने समय के लिए मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, कितने समय के लिए मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, दैट विल डिसाइड द ड्यूरेशन फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अंडरगो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने समय के लिए है का क्या मतलब होता है कि कितने समय के लिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। I mean, if you just see this equation is again the same which is for the uniformly accelerated motion. जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से है, देखिए v is equal to 0, v is equal to 0, अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है फिर तो ये इक्वेशन नहीं चलेगी। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करा so that I can make both the objects move with a uniform acceleration, वैसे ही आपकी ये इक्वेशन यूज हो सकती है। तो इस केस में आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, दोनों की इनिशियल स्टेट जीरो है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो लेनी है। अच्छा, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जस्ट बिफोर रिमूवल ऑफ फोर्स। जैसे जब तक आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं तब तक तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो कोई फाइनल वेलोसिटी है नहीं, ऐसे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आए जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी कि अब फोर्स मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। Just when I discontinued the force, what is that last velocity that the object achieved? That is the final velocity or the terminal velocity. तो ये वो velocity है। A आपका acceleration है और T आपका time duration है जिसके लिए हम force apply कर रहे हैं। I mean, we are applying the force for a duration T on both the objects. दोनों objects पे एक ही समय के लिए हमने force apply करना है, that is T. तो अगर मैं ये चाहती हूँ, if you just consider the first case where both the objects are made to move with the same terminal velocity, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही स्पीड से, फाइनली एक ही स्पीड से मूव करें। देखिए, जैसे ही आप फोर्स हटा देंगे उस वक्त वो बस उसी स्पीड से मूव करेंगे जो उन्होंने लास्ट एक्वायर की थी। उसके बाद उनकी स्पीड में और फर्दर चेंज नहीं आने वाला। वंस यू विल रिमूव द फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स इन द सिस्टम एनीमोर। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स द बॉडी, यही तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स जब तक है तब तक आपके पास ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करेगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को हटा दिया उसका स्टेट नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब जो उसने लास्ट वेलोसिटी एक्वायर करी होगी जस्ट बिफोर रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे आप फोर्स हटाने वाले हैं उस वक्त तक जितनी भी उसने एक्वायर करी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और फोर्स की एब्सेंस में वही वेलोसिटी आपकी रहने वाली है आगे भी। तो हमारा इंटेंशन ये है दैट बोथ द ऑब्जेक्ट्स शुड मूव विद द सेम टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो v का वैल्यू है ये हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को विच आर सपोज टू बी सेट इनटू मोशन, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम देना चाहते हैं। तो उनका इनिशियल वेलोसिटी सेम है 0, फाइनल हमने सेम देनी है, दैट इज आवर इंटेंशन। वी वांट टू इम्पार्ट सेम फाइनल वेलोसिटी टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन। जो आपका फोर्स का एप्लीकेशन है वो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट, इन द सिस्टम फॉर बोथ द बॉल्स दैट इज गोइंग टू बी सेम। दोनों सेम रेट से एक्सेलरेट कर रही है, both are undergoing same rate of change of velocity. Acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity. So that means if this A value is coming out to be same for both the balls which are supposed to be set into motion, that implies that the rate at which the velocity is changing for both the balls is same. इसके कारण से आपके पास जो final terminal velocity आती है वो सेम आती है दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब यहां से हमें एक रिलेशन समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। जैसे हमने बोला कि फोर्स आपका मास पे डिपेंड करता है, कितनी भारी चीज है कोई चीज। जैसे दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि फोर्स हमारा मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करना इज इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटीज ऑल्सो, कि ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है। आई मीन देखिए, दोनों सिस्टम्स का सेम एक्सेलरेशन हमने किया, वो कैसे हो पाया? क्योंकि वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू इम्पार्ट द फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी एज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी सेम किया तो ही आपका एक्सेलरेशन दोनों सिस्टम्स का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम हो पाया। दैट मीन्स देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन
between force and velocities also, right? तो अब आपने क्या करा, हमने फाइनल वेलोसिटी सेम करी, इनिशियल हमने सेम दी हुई थी ऑलरेडी, टाइम ड्यूरेशन वाज सेम फॉर विच द फोर्स वाज बीइंग अप्लाइड ऑन बोथ द बॉल्स. दिस गेव यू एक्सेलरेशन एज सेम फॉर बोथ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट? दे एक्सेलरेटेड विद द सेम अमाउंट. नाउ इफ यू जस्ट सी दिस इक्वेशन, और ये फोर्स आप इंडिपेंडेंटली दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द क्रिकेट बॉल and this is the force which is applied on the tennis ball, this force. तो अभी जो आप ये force apply कर रहे हैं, this force is the product of the mass for this cricket ball. This is the product of mass of the cricket ball into acceleration of the cricket ball, and for the tennis ball, this force which is applied is the product of mass of the tennis ball and acceleration of the tennis ball, right? Now clearly masses of both the balls are different, and accelerations, we have seen that if we want to impart them the final terminal velocity, the acceleration term has to be same. तो आपके पास जो acceleration of cricket ball है and acceleration of the tennis ball है, ये आपका सेम है. इन दोनों फोर्सेस में AC is equal to AT. That means acceleration with which your heavier ball is moving is same as the acceleration with which your lighter ball is moving. जिसकी वजह से there is a direct dependence of force on mass. आपके पास ये क्वांटिटी इस रिलेशन में AC और AT ये आपकी सेम है. That means you can make it A also. You can make it A also. तो क्योंकि आपका A इन दोनों में सेम है, that means फोर्स का डायरेक्ट डिपेंडेंस मास पे हो गया. तो इसका मतलब इफ यू हैव टू सेट बोथ द ऑब्जेक्ट्स इनटू मोशन सच दैट बोथ आर मेड टू मूव विद द सेम terminal velocity, in that case the magnitude of the force which is supposed to be applied on both the balls must be different. That should be in direct proportion to their masses. जिसका मास ज्यादा है उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जिसका मास कम है उसको मोशन में लाने के लिए कम फोर्स चाहिए, राइट? तो अभी ये हमारा केस ए था, दिस वॉज जस्ट केस ए. अभी हम बात करेंगे केस बी की. ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस बी. केस बी में हमें क्या डिस्कस करना है? बोथ आर अप्लाइड सेम फोर्स. अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियली रेस्ट पर है, हमने इसको मोशन पे लाना है. अभी हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि वो फाइनली किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, दैट इज नॉट आवर फोकस एनीमोर. हमारा फोकस ये है कि भैया मैंने सेम फोर्स से मूव करना है दोनों को. मेरे पास एक ही कॉमन फोर्स है. कॉमन फोर्सेस का मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्सेस ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली. दोनों पे अलग अलग से फोर्स अप्लाई करेंगे, बट वो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो मैंने सेम कर दिया है. एक ही फोर्स अप्लाई करना है मैंने दोनों पे, ठीक है? अब अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करती हूँ, देन नो मैटर व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जो भी रहती है उनकी फाइनल वेलोसिटी, जो भी रहती है उनकी टर्मिनल वेलोसिटी देखी जाएगी. लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि हमने फोर्स दोनों पे सेम अप्लाई करना है. सो व्हेन वी बिगिन टू अप्लाई फोर्स, once again this equation will come into play. This equation is again v is equal to u plus at. u आपका सेम है, u आपका सेम है which is 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं. अच्छा जी, v का हमें कोई अता पता नहीं है, हमें नहीं पता v क्या होने वाली है. मतलब जब मैंने फोर्स अप्लाई करा है, ऑब्जेक्ट मेरा एक्सेलरेट करेगा मतलब अपनी वेलोसिटी में चेंज लाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, बिकॉज दिस इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स. एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करता है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, वो हमारा एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है. तो अब v क्या होने वाला है फाइनली मुझे नहीं पता. क्यों नहीं पता मुझे? क्योंकि मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. तो u की इंफॉर्मेशन मुझे है कि u क्या है. अच्छा, फोर्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. टाइम मेरा सेम रहेगा कि मुझे फोर्स मतलब जितने भी सेकंड्स के लिए अप्लाई करना है, 2 सेकंड के लिए अप्लाई करना है, 1 सेकंड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना, वो मेरी चॉइस है, बट आई विल अप्लाई द फोर्स फॉर द सेम टाइम, राइट? सो आपका जो u, इसमें जो आपका u वाला फैक्टर है और जो t वाला फैक्टर है, ये दो फैक्टर्स आपको पता है कि सेम है. ये दोनों पैरामीटर्स आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है. इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, दैट इज सेम. अब होगा क्या जब आप एक सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जो फोर्स अप्लाइड है आपका, फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द क्रिकेट बॉल, वो क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द क्रिकेट बॉल
and the acceleration of the cricket ball. This you agree? उस तरह से when you are going to apply the force on the tennis ball, likewise the force which is going to be applied on the tennis ball will be the product of mass of the tennis ball and the acceleration of the tennis ball, right? अब ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों F सेम है, these two F's are same, ये हमने बोला है कि मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूं, तो इसका मतलब आप ये दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दीजिए। जब हमें पता है कि हमारे जो फोर्सेस अप्लाई करने हैं वो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस यू कैन इक्वेट दीज टू फोर्सेस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें mc into ac is equal to mt into at because we have equated the two forces because they are equal, right? तो अब इसमें क्या है, इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, इसमें आपका जो mc है और जो आपका mt है ये तो डिफरेंट ही है, ये तो शुरू से ही पता है हमें कि मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ टेबल टेनिस बॉल, तो ये आपके पास डिफरेंट मासेस हैं। दैट मीन्स इस इक्वेशन में ये दोनों m वाले पैरामीटर्स डिफरेंट है, mc इज नॉट इक्वल टू mt, वी नो दिस थिंग, बट these two sides, the left hand side is equal to the right hand side, the left hand side is equal to the right hand side. What does this mean? अगर आपका ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों तरफ के, ये प्रोडक्ट्स आपस में सेम हैं, तो प्रोडक्ट सेम कैसे हो सकते हैं? अगर आपका क्रिकेट बॉल जिसका मास ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाए और जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, जितना मास में डिफरेंस है उसी प्रोपोर्शन में एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तभी आपके ये दोनों फोर्सेस सेम हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों फोर्सेस सेम हैं या हमने रखने हैं, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू हैपन दैट विच एवर इज द हेवियर ऑब्जेक्ट विल अंडरगो अ स्मॉलर एक्सेलरेशन एंड विच एवर इज द लाइटर ऑब्जेक्ट विल अंडरगो अ लार्जर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द मिनिमम फोर्स विच इज नीडेड टू मूव देम, यू आर अप्लाइंग द फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपने डिसाइड करा कि यार मैंने सेम फोर्स अप्लाई करना है, फिलहाल मैंने दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करना है, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर चला गया, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, वो ज्यादा एक्सेलरेट कर गया। ठीक है, देखिए उतने ही समय में अगर कोई चीज ज्यादा एक्सेलरेट कर गई, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दैट द लाइटर ऑब्जेक्ट अंडरवेंट अ लार्जर एक्सेलरेशन इन कंपैरिजन टू द हेवियर ऑब्जेक्ट। इसी इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा। u और t हमारे सेम थे, आपका इनिशियल वेलोसिटी सेम था, आपका टाइम ड्यूरेशन सेम था फॉर विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो आपका जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू है, जो आपकी एक्सेलरेशन वाली वैल्यू है, वो टेनिस बॉल की जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसके केस में ज्यादा आ जाएगी। वो कंक्लूजन हमें यहां से मिला। हमने जब दोनों तरफ के फोर्सेस को इक्वेट करा, वहां से हमें समझ आया कि आपके पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा निकलनी चाहिए। तो जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर आप इस इक्वेशन से v का फॉर्मूला देखें तो u तो सेम है आपका, t भी सेम है आपका, दैट मीन्स v की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करने वाली है a की वैल्यू पे। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्वायर अ हायर टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक चीज सामने आ रही है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट मासेस हैं एंड बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम मैग्नीट्यूड और सेम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स for the same duration of time and initially both the objects are at rest, then it will be seen that the lighter object will acquire higher terminal velocity and higher terminal velocity acquire करने का मतलब क्या है कि देखिए उतने ही समय में किसी ने बहुत बड़ी जंप दिखा दी वेलोसिटी में और उतने ही समय में किसी ने कंपैरेटिवली छोटी जंप दिखाई, वो ज्यादा वेलोसिटी नहीं एक्वायर कर पाया। तो जिसने ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर दी वो आपका ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। ठीक है ना। देखिए आपके पास जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी एक और मोशन इक्वेशन है विच इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। दैट इक्वेशन सेज दैट s is equal to ut plus half at square. I hope you must be aware of this equation by now if you have gone through motion in one dimension। वहां हमने इस इक्वेशन का बहुत जिक्र किया था। तो इस इक्वेशन में भी क्या है, आपके पास u कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, दोनों
केसेस में, लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन लाइटर ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, तो जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है वो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा कवर करेगा। तो इसलिए आप देखेंगे टेनिस बॉल उतने ही फोर्स से बहुत आगे तक चली गई और जो आपकी हैवी बॉल है वो कंपैरेटिवली पीछे रह गई क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम था। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हमारे निकलते हैं इस तरह के डिस्कशन से, जहां से हमें ये पता चलता है कि आपका जो फोर्स है, जो आपका फोर्स है वो मास पे तो डिपेंड करता ही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने स्टेट चेंज करनी है, द फोर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास and it is also going to depend on the acceleration. But when we say that this is going to depend on the acceleration, we are also trying to say that the force applied is going to depend on the velocity of the object, क्योंकि acceleration पे depend करने का मतलब ही ये है कि सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। हमने देखा कि सिस्टम की अगर आप एक वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लें, चाहे इनिशियल को चाहे फाइनल को, जैसे अभी ये हमने ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाला केस था, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेम थी। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना है तो रेस्ट पे लाने में फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, कुछ भी कर लीजिए। बट द पॉइंट इज कि अगर आपका फोर्स का डिपेंडेंस एक्सेलरेशन पे है, तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम की वेलोसिटीज भी अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन है। सिर्फ एक्सेलरेशन इज गेटिंग affected by force, or you can say that force is dependent on the physical quantity called acceleration. This means that force is also dependent on the velocity with which the object is moving. तो ये एक्सप्लेन करने का मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको फोर्स का वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंस है वो समझा सकूं। कि जहां पर हमने ये बताया कि जब हमारे फोर्सेस सेम थे तो आपके पास दोनों में से, दोनों जो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट थे उसमें से एक मास जो लाइटर वाला था वो ज्यादा एक्सेलरेट किया। तो जो ज्यादा एक्सेलरेट करा उसका मास कम था, और हाई एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ, उसने हाई फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली। और जैसे कि हमारा पहला केस था, केस ए, जिसमें कि हमें दोनों को सेम टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचाना था डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर हैविंग डिफरेंट मासेस, तो हमें दोनों को डिफरेंट फोर्स देना पड़ा। दैट मीन्स वेलोसिटी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट और अ वाइटल रोल इन द डिस्कशन ऑफ दीज काइंड ऑफ केसेस, दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब हम यहां से हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पे आएंगे विच इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा जी, अब हम एक और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। इसमें क्या है, आपके पास दिस टाइम वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास। अभी हमने मासेस को सेम कर दिया है, ये भी m है, ये भी m है, ठीक है, दोनों सेम वेट के सेम मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, बट both are moving with different velocities. We have assumed that v1 is greater than v2, right? तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम मासेस के हैं, और दोनों v1 और v2 अपनी इन रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, एंड वी वांट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। ये सिचुएशन है कि इनकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो ये है दैट बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, but they have their own uniform velocities. I mean the velocities are not similar this time. देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट फिलहाल एज ऑफ नाउ दे आर नॉट undergoing any kind of acceleration. तो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में, ना डायरेक्शन में चेंज है ना उनकी स्पीड में चेंज है। फर्क बस ये है कि दोनों की आपस में स्पीड डिफरेंट है, एक की स्पीड v1 है, दूसरे की स्पीड v2 है, पर ये इन दोनों की कांस्टेंट स्पीड्स हैं, राइट? नाउ द पर्पस इज दैट वी हैव टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, सो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ रिटार्डिंग फोर्स दैट कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, राइट? सो हमें एक फोर्स चाहिए F1 और एक फोर्स चाहिए हमारा F2, ठीक है? तो आपके पास जो F1 फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा जिसकी वेलोसिटी v1 है, और F2 फोर्स विल ट्राई टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैविंग वेलोसिटी v2। तो दोनों का जो फोर्स है, अब देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हियर फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों जगह फोर्स वैल्यू ये है। लेकिन द पॉइंट इज कि m की वैल्यू तो दोनों में सेम है, क्योंकि आपके पास सेम मासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो m का वैल्यू is going to be same in this formula,
m आपका कांस्टेंट है। अगर आपका m कांस्टेंट है, अगर आपका m कांस्टेंट है तो अप्लाइड फोर्स किस बात पे डिपेंड करने वाला है? अप्लाइड फोर्स किस बात पे डिपेंड करने वाला है? देखिए, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स टू रेस्ट एट द सेम टाइम। ये नहीं कि एक को रोकने में ज्यादा समय लग रहा है और एक को रोकने में कम, एक जल्दी से रुक गया, एक को रोकने में ही समय लग गया मुझे, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट एट द सेम टाइम। दैट मीन्स द टाइम फॉर विच आई एम अप्लाइंग द फोर्स, आई वांट टू कीप दैट टाइम सेम फॉर बोथ। जो आपके पास ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आपके पास ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तब तो ये एप्लीकेबल नहीं है, बट जब आपने रिटार्डिंग फोर्सेस इंट्रोड्यूस करे सिस्टम में तो ये एप्लीकेबल होगी। और उस वक्त आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट है। एक ऑब्जेक्ट की v1 है और दूसरे की ये v2 है, ठीक है ना? u इज डिफरेंट फॉर बोथ। अच्छा जी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो मुझे दोनों की सेम चाहिए, वो मुझे दोनों की सेम चाहिए। आई वॉन्ट दैट टू बी जीरो बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। दोनों को ही रोकना चाहती हूं मैं फोर्स अप्लाई करके, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की जीरो होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की अलग होने वाली है। अच्छा जी, टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ। दोनों पे सेम समय के लिए फोर्स अप्लाई किया जाएगा। F1 और F2 कितने समय के लिए अप्लाई किया जाएगा? सेम समय के लिए अप्लाई किया जाएगा। लेट इट बी t। तो अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है और आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों का डिफरेंट है। टाइम आपका क्या है? टाइम भी आपका सेम है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो ये वाली इक्वेशन है जो कि ये डिसाइड करेगी कि फोर्स किसके लिए ज्यादा चाहिए रोकने के लिए, फोर्स किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज्यादा चाहिए, उसमें क्योंकि मासेस तो सेम है, सो दैट मीन्स द डिसाइडिंग थिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड कि फोर्स किसके लिए ज्यादा चाहिए रोकने के लिए, दैट इज एक्सेलरेशन। क्योंकि अभी हमने एक्सेलरेशन का कुछ नहीं पता कि दोनों को रोकने में दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो कैसी रहेगी, वो नहीं हमें पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि दो फोर्सेस हमने अप्लाई करने हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने हैं जो डिफरेंट वेलोसिटीज से ट्रेवल कर रहे थे इनिशियली and they are having same masses. This much information is given to us. Now we just have to find and figure out that what is going to be the acceleration of the system. Acceleration पता चलेगी तो हमें फोर्स का आइडिया मिल जाएगा कि फोर्स कैसा होने वाला है। देखिए, अब आपके पास जो एक्सेलरेशन रहेगी वो किसके लिए ज्यादा रहेगी? इस फॉर्मूला में आपके पास v जीरो है, t सेम है और u आपका डिफरेंट है, u आपका डिफरेंट है। यहां से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फ्रेम कीजिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। जो आपका एक्सेलरेशन का, इसको जस्ट रीअरेंज करके जो फॉर्मूला निकलता है दैट इज v माइनस यू बाई टी, जिसमें t आपका कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स हमने सेम समय के लिए अप्लाई करा, बॉडी ने सेम समय के लिए रिटार्ड किया, सेम समय के लिए डी एक्सेलरेट हुई वो, सो t is same for both and the final velocity is zero, that is also same for both. That means acceleration is directly going to depend on the initial velocity. Acceleration या इस सिचुएशन में क्योंकि एक रिटार्डिंग फोर्स है तो आप एक्सेलरेशन की जगह इसको डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप ये जो एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, ये जो डी एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है? जीरो है। फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, तो ये जीरो माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी माइनस यू बाई टी। अब t तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, t इज अ कांस्टेंट फैक्टर, दैट मींस, और माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटीज डिक्रीज कर रही हैं तो ये माइनस साइन बस इतना इंडिकेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी की वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट द एक्सेलरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट is not a positive acceleration, it's a negative acceleration, that's it. वो एक्सेलरेशन की स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिंग द फैक्ट कि आपके पास एक्सेलरेशन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने वाली एक्सेलरेशन है जो कि है, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो ए है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज कमिंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द इनिशियल वेलोसिटी। Your acceleration is coming in direct proportion to the initial velocity. इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है,
वो ज्यादा डीएक्सेलरेट करेगा, वो ज्यादा डीएक्सेलरेट करेगा। देखिए ज्यादा डीएक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, जो आपका A1 है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन A2। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये ज्यादा डीएक्सेलरेट करेगा जिसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी इज V1 and V2 for the respective objects and we have assumed that V1 is greater than V2। तो अगर V1 V2 से बड़ा है इसका मतलब A1 भी A2 से बड़ा है। So that means this object, the two objects, if they have to be with these conditions, if they have to be brought to rest in the same time, तो आपके पास जो force F1 है, which is supposed to be applied on the object which is moving with V1 velocity, that has to undergo a larger deacceleration। Larger deacceleration का मतलब है कि उसको रोकने के लिए जो फोर्स, जो रिटार्डिंग फोर्स हमने इस्तेमाल करा है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। देखिए यहां पर ये आप चीज प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आपने इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वाचिंग क्रिकेट, तो आपने क्रिकेट जो गेम है जो हम टीवी पे देखते हैं उसमें आपने बहुत इजीली देखा, मतलब काफी बार देखा होगा ये, कि अगर आपकी जो बॉल आ रही है, जो फील्डर्स होते हैं जो कैच करते हैं, हु जस्ट इंटेंड टू कैच द बॉल्स, वो क्या करते हैं कि अगर आपकी जो बॉल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से आती है, आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास कोई क्रिकेट बॉल या ऐसी कोई बॉल बहुत ज्यादा स्पीड से आएगी तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और वही बॉल अगर स्लो स्पीड से जाएगी बिल्कुल, उसको रोकने के लिए फोर्स भी कम लगेगा। मास सेम रखा है हमने इस केस में, सो मास इज स्टेइंग इंटैक्ट बट द फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप अ बॉल which is moving with faster velocity, that is more. Why? Because that object is having greater acceleration with term, greater acceleration with it। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, that applied force not just depends on the mass of the moving object, it also depends on the velocity of the moving object, because depending on velocity means depending on acceleration। तो इसी फॉर्मूला को, हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, पर इसी फॉर्मूला से हमें एक नई चीज समझ में आती है कि आपके पास जो जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है, जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है, दिस प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज इंपैक्टिंग द फोर्स विच इज कमिंग टू द सिस्टम। Likewise, we come to a conclusion that the product of mass and velocity, the product of mass and velocity also impacts the amount of force which is needed by a person to change the state of the object. And this product of mass and velocity is another physical quantity which is called acceleration or linear acceleration. Not acceleration, linear momentum. This is another physical quantity which is called linear momentum. तो आपके पास, तो ये था हमारा लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम के हेल्प से हम अपना न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।